अब पहले जो हम लोगों को समझना है, तो हम लोगों ने जो कल बात किया हुआ था वहां से आगे चलते हैं। और कल हम लोगों ने सेकुलरिज्म देखना स्टार्ट किया था, पंथ निरपेक्षता देखना स्टार्ट किया था। और सेकुलरिज्म में हम लोगों ने बात किया हुआ था कि जो हमारा सेकुलरिज्म है इंडिया का, तो इस पर कई तरीके के क्वेश्चन उठते हैं कि क्या हमारा जो सेकुलरिज्म है वो एक फॉल्स कंसेप्ट है, क्या इसका कोई रेलेवेंस है, क्या इसकी कोई प्रासंगिकता है, क्या वाकई हम सेकुलर दिखते हैं। तो ऐसे डिबेट यहां पर उठते हैं। जब सवाल उठता है कोई स्टेप या तो लेते हैं या नहीं लेते हैं। जैसे हमने बताया कि अगर आप इंडियन जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम रहा है, अगर इसको बहुत नजदीक से देखें, 1985 है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट के सामने बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो नाराज हो सकती थी, शायद इस वजह से यहां पर गवर्नमेंट आ गया। या इसी तरीके से जब 92 में बाबरी मस्जिद डिमोलिश की गई, तो वहां पर देखा गया कि बीजेपी गवर्नमेंट के हैं या नहीं है। तो आज सेकुलरिज्म के सामने तमाम ये थ्रेट आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने कल आपसे कहा कि ऐसा नहीं है कि सेकुलरिज्म को कोई बोले कि इररेलेवेंट हो चुका है और हमारा कंट्री अब सेकुलर नहीं रहा, हमारा सोसाइटी सेकुलर नहीं रहा। और अपने अप्रोच के लेवल पर भी अब धीरे धीरे अपनी इस चीज को डेवलप कीजिए कि हम जब किसी चीज को देख रहे होते हैं तो हम यूनिलैटरल तरीके से नहीं देख रहे होते हैं, एक वन साइडेड स्टोरी लेकर नहीं चल रहे होते हैं। हमको दोनों जो है साइड वहां पर देखने हैं। दोनों साइड का मतलब क्या है कि अगर यहां पर जो है वह तो यहां पर जो है ये बोला गया जो है हमारा जो सेकुलरिज्म है, इस सेकुलरिज्म में ये देखा जाता है कि यहां पर जो है कहीं ना कहीं ये इंटेंशन या मोटिव जो है वहां पर होता है, जिसकी वजह से ये देखा जाता है कि हमारा जो सेकुलरिज्म है उसका जो दूसरा पक्ष है, दूसरा पक्ष जो कहता है कि नहीं, अभी भी हमारा पंथ निरपेक्षता का मॉडल रेलेवेंट है। और वो क्या है, वहां पर पहले हमने उसको देखना स्टार्ट किया। हमने कहा कि अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम रहा, हमारा जो नेचर ऑफ पॉलिटी रहा है, वो बहुत ट्रेडिशनली हम यहाँ पर देखते आ रहे हैं कि वह सेकुलरिज्म पर बेस्ड रहा है। और वहाँ पर अशोका और अकबर को हमने यहाँ पर देखा है कि उनकी जो पॉलिसी रही है वो सेकुलरिज्म पर वह बेस्ड रही हैं। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें देखी जाती रही हैं, तो यहाँ पर ये देखा जाता रहा है। और इसलिए यह माना जाता है कि यहाँ पर जो है सेकुलरिज्म वो ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पर बना हुआ है, तो आगे भी कंटिन्यू रहेगा, इसलिए रेलेवेंट है। यह हमारा एक बेसिक नेचर ऑफ पॉलिटी रहा है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का बेसिक नेचर, फंडामेंटल नेचर रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो देखी जाती है वो है सोसाइटी का जो नेचर है। हमारी जो सोसाइटी है वो यूनिटी में डाइवर्सिटी की बात, डाइवर्सिटी में यूनिटी की बात करती है। तो हमारी जो सोसाइटी है उसका नेचर ही है कि जहां पर विविधता में एकता देखी जाती है। और इस वजह से हम ये मानते हैं कि यहां पर अलग अलग रिलीजियस ग्रुप जरूर हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी जरूर है सबके बीच में, लेकिन एक कॉमन यूनिटी हमारे अंदर देखी जाती है। हम सबके अंदर एक वननेस की, एक टुगेदरनेस की जो स्पिरिट है वह इंडियन में दिखाई देती है। वह कुछ इंसिडेंट के आधार पर कुछ पॉलिटिशियन, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट की पॉलिसी, इनके ग्राउंड पर हम अपनी सोसाइटी का जो नेचर है, जो सेकुलर नेचर है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते या हम उसको इररेलेवेंट नहीं मान सकते। इंसिडेंट जब आते हैं तो सबके अंदर वो इमोशंस, वो आइडिया आते हैं जहां पर कम्युनल जो फोर्सेस हैं वो ताकतवर दिखाई देती हैं। लेकिन अगर इन जनरल बोला जाए तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब साथ साथ काम करते आए हैं। इन सब के अंदर एक को एग्जिस्टेंस, स्पिरिट ऑफ को एग्जिस्टेंस की हमेशा भावना रही है। इंडिया और दुनिया के देशों से अलग है। और ये क्यों अलग है? क्योंकि यहां पर हमेशा से बाहर से लोग आते रहे हैं और आने के बाद सब लोग यहां के होते रहे। यहां से कोई बाहर नहीं जाता है, जो आता है वो यहीं पे रह जाता है। यहां तक कि जब पूरी दुनिया में यहूदी लोगों के ऊपर वह एट्रोसिटीज हो रहे थे तो यह इंडिया था जिसने न केवल उनको यहां पर शरण दिया, शेल्टर दिया, बल्कि उनको कहा कि आप अपने रिलीजियस फेथ को कंटिन्यू कर सकते हैं।
यहूदियों के सामने बड़ा प्रॉब्लम था, एक तरफ इस्लाम और एक तरफ क्रिश्चियनिटी, उसके सामने ऑप्शन लिमिटेड थे कि इधर जाए या इधर जाए, लेकिन उनके फेथ को यहां पर प्रोटेक्ट किया गया इंडिया में। इसे आप समझ सकते हैं कि हमारे यहां हमेशा से सोसाइटी का नेचर रहा है कि अलग अलग लोगों के हम साथ रह सकते हैं। तो ये चीजें यहां पर देखी जाती रही। हमारी जो सोसाइटी है उसका सबसे बड़ा जो यहां पर क्वालिटी है वो है टॉलरेंस, सहिष्णुता। तो हम जो है यहां पर यूनिटी, डाइवर्सिटी में यूनिटी की बात करते हैं, हम स्पिरिट ऑफ को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, हम टॉलरेंस की बात करते हैं। हमारी सोसाइटी इन बेसिक वैल्यूज पर बेस्ड है और इस वजह से हम कहते हैं कि हमारा सोसाइटी सेकुलर नेचर का है, तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी सेकुलर नेचर का रहेगा। तीसरा, सेकुलरिज्म इसलिए भी रेलेवेंट है, हमेशा रेलेवेंट रहेगा। रेलेवेंट का मतलब है कि आज भी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है या नहीं, तो आज भी वो अलाइव है, आज भी उसका क्रिटिकल रोल है। और उसका वजह है, ये हिस्टोरिकल फैक्टर या सोसाइटल फैक्टर ही नहीं है, बल्कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से ऐसे प्रोविजन किए गए हैं जो सेकुलरिज्म को यहां पर मजबूती देते हैं। तो हमारे यहां पर जो प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो भारतीय संविधान के जो प्रावधान है, भारतीय संविधान के डिफरेंट प्रोविजन जो हैं, अगर उनकी बात करें तो ये सेकुलरिज्म को जो है प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। ये कौन कौन से प्रोविजन यहां पर हैं? जैसे अगर आप आर्टिकल 15 पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जब धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, तो जब रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो यही तो सेकुलरिज्म है कि जहां पर सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। तो धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं, तो यही तो सेकुलरिज्म है, यहां पर यही तो सेकुलरिज्म है। आर्टिकल 25 हम लोग जब पढ़ेंगे 25 to 28, तो यहां पर रिलीजियस फ्रीडम के प्रोविजन दिए गए। यहां पर राइट टू रिलीजियस फ्रीडम दिया गया है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यहां पर दिया गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो ये रिलीजियस फ्रीडम यहां पर बोला गया है, आर्टिकल 25 to 28 जो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यहां पर दिया गया। और इसमें कहा गया है, इसमें बताया गया है कि जो रिलीजियस फ्रीडम है, धार्मिक स्वतंत्रता है, ये धार्मिक स्वतंत्रता आप अपने रिलीजियस बिलीफ को, अपने फेथ को आप सबके सामने प्रोफेस कर सकते हैं, मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, धार्मिक आचरण कर सकते हैं, आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, आप अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं। ये धार्मिक स्वतंत्रताएं, आप अपनी धार्मिक संस्था का गठन कर सकते हैं। ऐसे तमाम प्रावधान आर्टिकल 25 to 28 यहां पर दिए गए और यह बताता है कि ये सभी रिलीजियस ग्रुप्स को, कम्युनिटी को ये रिलीजियस फ्रीडम यहां पर दिए गए। यही हमारे यहां सेकुलरिज्म है। हमारे यहां पर जो है माइनॉरिटीज के लिए आर्टिकल 29 और 30 में प्रोविजन किया गया है, उनको यहां पर कल्चरल एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं जो माइनॉरिटीज के लिए। ये सबसे बड़ा हमारे सेकुलरिज्म का तरीका है कि जहां पर हम केवल मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम माइनॉरिटीज इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो कल्चरल एजुकेशनल राइट भी यहां पर दिए गए हैं और ये अपने आप में एक्सप्रेस करते हैं कि इंडिया सेकुलर कंट्री है। तो सेकुलरिज्म या आर्टिकल 44 में यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला गया है कि आपको इंडेवर करना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। आगे हम पढ़ेंगे, यानी कि जो पर्सनल लॉ होते हैं अलग अलग रिलीजन के, वह यूनिफॉर्म लेवल पर होने चाहिए, जो कि सेकुलरिज्म के बेसिक प्रिंसिपल का एक फंडामेंटल लॉ माना जाता है। तो यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सभी प्रोविजन ये प्रूफ करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व सेकुलरिज्म को हमेशा अलाइव रखेगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसको हमें समझा जाए। इसके अलावा डिफरेंट जो यहां पर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके थ्रू भी सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट किया जाता है। यानी जो विभिन्न यहां पर जो वैधानिक और संवैधानिक संस्थाएं हैं, वैधानिक, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट किया जाता है। यानी प्रोटेक्टेड, सेकुलरिज्म इज प्रोटेक्टेड बाय डिफरेंट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन।
तो हमारे यहाँ पर विभिन्न वैधानिक संवैधानिक संस्थाओं द्वारा पंथ निरपेक्षता का संरक्षण होता है, प्रोटेक्शन होता है। तो ये कौन से ऐसे हमारे यहाँ पर जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर इनकी बात करें तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय यानी हमारा जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सेकुलरिज्म को, सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा बोला। यहां पर बोला कि इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया, संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया। यह किस केस में था? एस.आर. बोम्मई केस, ये मालूम होना चाहिए और ये आपके आंसर में मेंशन होना चाहिए। एस.आर. बोम्मई केस यहां पर था। अब एक चीज यहीं पर और समझ लीजिएगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये आगे अलग से एक टॉपिक है, तो वहां पर डिटेल में बताना है। तो यहां पर हमने केवल इतना आपको मेंशन कर दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर वे प्रोविजन या वो कॉन्स्टिट्यूशनल वह आइडियल्स हैं, वैल्यू सिस्टम हैं जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर चाहते थे कि वो परमानेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हो। यानी बेसिक स्ट्रक्चर एक तरीके से परमानेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिनको किसी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जिनको खत्म नहीं किया जा सकता है। और ये कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर होंगे ये जुडिशरी अलग अलग केसेस में खुद बताती है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं बताया गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट जुडिशरी द्वारा दिया गया कि संविधान के ये प्रावधान या ये विशेषताएं वह संविधान संशोधन के द्वारा भी नष्ट नहीं की जा सकती हैं। आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर केवल चूंकि जिक्र आया है तो हमने बता दिया है। दूसरा, हमारे यहां सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट किया जाता है नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के द्वारा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा भी जो है यहां पर यह प्रोटेक्ट किया जाता है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के द्वारा। इसी तरीके से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सब जो हैं मानवाधिकार आयोग जो हैं यहां पर, ये सब यहां पर हैं। अब अंतिम में जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो हम कंक्लूड करते हैं, यानी कंक्लूजन हमें देना होता है और कंक्लूजन में हमें बताना होता है कि हमें सेकुलरिज्म को प्रमोट करने की जरूरत है। और ये प्रमोट कैसे किया जाएगा तो हम बताएंगे। निष्कर्ष का मतलब समझिए, आंसर राइटिंग में जो आपका कंक्लूजन होता है उसका मतलब क्या है। और देखिएगा, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आखिर आंसर राइटिंग बेहतर कैसे हो, तो इसका जो तरीका है वो एक दिन में इजाद नहीं होगा। यानी अगर मैं आज बताऊं कोई फार्मूला और कल आप लिखिए और आप बहुत अच्छा आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ये जो है इट इज नियर टू इम्पॉसिबल है। ये चीजें पॉसिबल ही नहीं हो सकती हैं। तो यहां पर आपको ग्रेजुअल जो है धीरे धीरे यहां पर अपनी आंसर राइटिंग बेहतर करनी। और यकीन मानिए कि एक महीने के अंदर अगर आपने रोजाना हमने जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं अगर ये करना शुरू कर दिया तो एक महीने के अंदर पॉलिटी की गारंटी नहीं बल्कि पेपर 1, 2, 3, 4 कहीं या ऑप्शनल में आपकी आंसर राइटिंग सबसे बेहतर आंसर राइटिंग रहेगी। लेकिन उसके लिए कुछ प्रायर कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन है पेशेंस, धैर्य रखना। जितना गहरा बनेंगे, अंदर से जितना डेप्थ होगा उतना आप बेहतर कर पाएंगे। इमोशनल मैनेजमेंट अगर आपके अंदर नहीं है, साइकी मैनेजमेंट आपके अंदर नहीं है, आप हर एक चीज तुरंत का तुरंत नहीं पा सकते हैं। और आप रिजल्ट ओरिएंटेशन जो है तो होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट का मतलब आज रिजल्ट नहीं। दूसरा कि आप हमेशा अपना इवैल्यूएशन कीजिए, असेसमेंट कीजिए, मैं सही और गलत, लेकिन असेसमेंट वह कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला होना चाहिए या फिर हमें जो है अकाउंटेबल बनाने वाला होना चाहिए। अगर असेसमेंट हम ऐसा कर रहे हैं कि हम तो बिल्कुल कर ही नहीं पा रहे, हम सबसे खराब हैं, अब आप तुलना कर रहे हैं एक ऐसे स्टूडेंट से जो पिछले 2 साल से आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है और आप बिगनर हैं, और आप उनसे तुलना करें बड़ा अच्छा आंसर लिखते हैं, हमारा तो आंसर ऐसा होता ही नहीं। तो ये आपके लिए गलत है। आप आज उनके आंसर को बराबरी नहीं कर सकते, 3 महीने बाद आप कर सकते हैं, 2 महीने बाद कर सकते हैं, ये रेगुलर प्रैक्टिस के बाद हो सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि
आपको आज ये नहीं देखना है कि क्या और कैसे किसका परफॉर्मेंस या आपका परफॉर्मेंस कैसा है। आपको अपने दिमाग में बस एक चीज डालनी है, कल हम जहां थे क्या आज भी वहां हैं, यानी क्या हम कल से बेहतर हैं। जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं क्या ये हमारे अप्रोच को ओपन कर रही हैं, क्या हमें देखने का एक नया नजरिया इंसाइट दे रही हैं। हमारा आंसर राइटिंग कुछ हद तक, कल कुछ नहीं लिख पा रहे थे आज कुछ लिख पा रहे हैं, परसों कुछ और लिखेंगे। अगर वह ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट दिखा रहा है तो अपने को मोटिवेट कीजिए और लगातार लिखिए, इसके अलावा और कुछ मत सोचिए, आपको लगातार लिखते जाना है। कंक्लूजन का मतलब समझिए क्या होता है। कोई भी अगर क्वेश्चन आप लिख रहे हैं तो उसका अपना एक कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन में समअप नहीं किया जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट ऊपर की चीजों को इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पंथ निरपेक्षता अभी भी प्रासंगिक है, ये जो होता है समअप करके कंक्लूड करना, ये कंक्लूजन नहीं होता है। कंक्लूजन क्या क्या होता है? पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंक्लूजन आपका ऑप्टिमिज्म दिखाना चाहिए। आप जो है ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, नक्सलिज्म आ गया, टेररिज्म आ गया, करप्शन आ गया, डिजास्टर आ गया, पेंडेमिक आ गया, क्वेश्चन आ गया कि क्या आपको नहीं लगता है कि पेंडेमिक इरा में, कोरोना के काल में गवर्नमेंट टोटली फेल्योर रहा, गवर्नमेंट सिस्टम टोटली फेल्योर रहा। अब सब आंसर लिखने के बाद क्या आपने लिखा, गंगा के किनारे बहते हुए शव को देखकर तो यही निष्कर्ष निकलता है कि भारत सरकार, राज्य सरकार, सभी सरकारें वह पूरी तरीके से असफल रही हैं और इस देश को अब एक नए तरीके से बदलाव की जरूरत है। तो जब आप इस तरीके की चीजें लिखते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड पर्सन के रूप में दिखाई देते हैं, आप बहुत वहां पर बैलेंस पर्सनालिटी के रूप में नहीं दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि कल को आपको सिस्टम का पार्ट बनना है और आपको मालूम है आप जब सिस्टम का पार्ट बनेंगे तो आप कभी भी किसी को खुश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, हमारे यहाँ पर अभी भी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है उनमें अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहाँ जो पब्लिक लाइफ में रहने वाले पब्लिक फिगर हैं उनके अंदर प्रॉबिटी और एथिक्स उतना ज्यादा नहीं है। रेयरेस्ट रेयर कुछ कुछ लोग मिलते हैं जिनके अंदर प्रॉबिटी हो, यानी ऑनेस्टी हो। बहुत से लोग ऐसे आपको सोसाइटी में मिलेंगे जिनका एजेंडा ही अलग तरीके का होता है। ऐसे लोगों से भिड़ना है, सिस्टम ऐसे लोगों से चलिए के जरिए चल रहा है और उसके बावजूद सिस्टम चल रहा है, ये इंडिया का अचीवमेंट है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर निकलते हैं और एक बम आता है और आप खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर हर एक सीट बिकी हुई है। आप खुद अपने आप से सवाल पूछिए, अगर आयोग कमीशन में कल को या आज या फ्यूचर में कभी भी सीटें एक एक सीट बिक गई होती जैसा लोग कहते हैं, तो क्या आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते? क्या सिविल सेवा की तैयारी कर रहे होते? अगर मेरिट के साथ इतना ही कंप्रोमाइज हो रहा होता, क्या अगर अभाव हर जगह है तो लोग तो सड़कों पे भुखमरी के कगार पे पहुंच गए होते? कहने का मतलब है ये बातें नहीं हो रही हैं कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो बहुत सी एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि हम इसको बढ़ा चढ़ाकर एग्जैजरेट करके एनार्की का सिचुएशन क्रिएट कर दें। आपको बड़ा बैलेंस पर्सनैलिटी बनना होगा, आपको समझना होगा कि हाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की वजह है, बुद्धा वाली पॉलिसी, प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम की वजह है और प्रॉब्लम का सलूशन है। आपको इस अप्रोच के साथ, बुद्धा के अप्रोच पर काम करना है। आपको ये यहां पर जो है तुरंत का तुरंत इमोशनल नहीं होना कि अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अब क्या होगा कैसे, नहीं। आपसे ये उम्मीद की जाती है एज अ ब्यूरोक्रेट कि आप प्रॉब्लम नहीं, आप प्रॉब्लम का सलूशन बताएंगे। आप समस्या गिनाने के लिए यहां पर नहीं आए, वो तो सबको ही जानता है। किसी से भी पूछ लीजिए कि देश में क्या समस्या है, सबको ही जानता है। सलूशन क्या है, और सलूशन ऐसा हो जो प्रैक्टिकल हो, सलूशन अपने आप में एक नया प्रॉब्लम ना हो। कई लोग ऐसे भी सलूशन देते हैं। तो पहली चीज है ऑप्टिमिज्म, आशावादी। आपके कंक्लूजन में एक ऑप्टिमिज्म दिखना चाहिए कि हाँ सब मतलब ऐसा है कि ये तो प्रॉब्लम, खतरे आ रहे हैं, स्टिल हमारे पास ये पोटेंशियल या अपॉर्चुनिटी है, एक रास्ता है। फ्यूचरिस्टिक आपका आंसर होना चाहिए। कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? भविष्योन्मुख होना चाहिए। भविष्योन्मुख का मतलब क्या है? फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। फ्यूचर ओरिएंटेड का मतलब है कि जब आप कंक्लूजन लिखें तो आप कई तरीके के वर्डिंग यूज कर सकते हैं कि अगर हमें ग्लोबल पावर बनना है तो ये करना होगा, अगर हमें अपना बेसिक फीचर, सेकुलरिज्म के बेसिक स्ट्रक्चर को हमें इंटैक्ट रखना है तो हमें ये करना होगा। यानी अगला स्टेप है सजेस्टिव, आपको यहां पर वह समाधान जो है देना होगा, सॉल्यूशन, जिसको कहते हैं वे फॉरवर्ड।
कि आप यहां पर बताएंगे कि अब आगे क्या क्या करना है। तो कंक्लूजन जब भी हो तो ऑप्टिमिज्म के साथ हो, कंक्लूजन जब भी हो फ्यूचर ओरिएंटेड हो, और कंक्लूजन जब भी हो सजेस्टिव मोड में हो। तो ऐसे जो क्वेश्चन सेक्युलरिज्म पे है तो आप बताएंगे कि इसका जो है सेक्युलरिज्म जो है वो एसेंशियल फीचर ऑफ आर पार्टी एंड सोशल कल्चरल सिस्टम है। ये हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन इसके थ्रेट को देखते हुए कुछ सॉल्यूशन यहां पर देने की जरूरत है। मतलब क्या है कि हम जो है अपनी सिविल सोसाइटी को तार्किक बनाएं, रेशनैलिटी जो है उसको यहां पर इंक्रीज करें, नागरिक समाज की तार्किकता को हमें बढ़ाना होगा, हमें यहां पर यह करना होगा। और इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों को यहां पर जो है वो अकाउंटेबल बनाना होगा, जवाबदेह बनाना होगा। हमें सेकुलर फोर्सेस को प्रमोट करना होगा, पंथ निरपेक्ष वह विचारों, जो सेकुलर आइडियाज हैं और पर्सनैलिटी हैं, उनको हमें क्या करना होगा, प्रमोट करना होगा। जब तक हम ये नहीं काम करेंगे तब तक हम कम्युनलिज्म के आइडियोलॉजी को खत्म नहीं कर पाएंगे और हम यहां पर कोई बेहतर सलूशन नहीं दे पाएंगे। क्लियर है? तो ये था कल का जो क्वेश्चन था, उसको कैसे हमें डील करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके पहले किसी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता एक है या अलग अलग है। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंग्लिश मीडियम में एक ही वर्ड है सेक्युलरिज्म, जो हमारे प्रियम्बर में लिखा है, और वो सेक्युलरिज्म के रूप में ही देखते हैं। हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम आती है कि हम सेक्युलरिज्म का हिंदी ट्रांसलेशन किस रूप में करें, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। थोड़ा इस चीज को समझिएगा। निरपेक्षता का मतलब होता है अलग होना, निरपेक्षता का मतलब है उस चीज से तटस्थ होना। जब हम बात करते हैं धर्म निरपेक्षता तो हम कह रहे हैं कि धर्म से अलगाव। जब हम कहते हैं पंथ निरपेक्षता तो पंथ से अलगाव। अब सवाल यह है कि धर्म और पंथ, इन दोनों की परिभाषाएं क्या हैं। अगर इनकी डिफिनेशन आपको मालूम है तो आप खुद ही इसका जवाब बता सकते हैं कि एप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा। धर्म का मतलब होता है जो इंडियन वर्जन ऑफ रिलीजन है। रिलीजन का एक मतलब वेस्टर्न है। पश्चिमी देशों में रिलीजन का मतलब क्या होता है पहले वो समझिएगा। रिलीजन में 3 एसेंशियल फीचर होने चाहिए, उसी को रिलीजन कहा जाता है। पहला, रिलीजन का मतलब होता है कि एक उसके प्रोफेट होने चाहिए, एक प्रवर्तक होने चाहिए। दूसरा, एक होली टेक्स्ट बुक होना चाहिए, एक पवित्र ग्रंथ होना चाहिए। तीसरा, कि कुछ रिचुअल्स होने चाहिए। ये 3 फीचर हैं तो आप उसको रिलीजन या रिलीजियस डिनोमिनेशन आप वहां पर बोलते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी है तो प्रोफेट कौन है, ईसा मसीह है। वहां पर होली टेक्स्ट बुक कौन सा है, वहां पर बाइबल है। और वहां पर रिचुअल्स तो अलग अलग तरीके के क्रिश्चियनिटी के रिचुअल्स होते हैं, इसलिए उसको रिलीजन बोला जाता है। तो रिलीजन इन 3 चीजों से दिखती है। लेकिन भारत में रिलीजन का यह मतलब नहीं। भारत में का जो शब्द धर्म है उसका अर्थ अलग। ये असल में संस्कृत के ध्रीय धातु से बना हुआ है। ध्रीय धातु का मतलब क्या है, धारणातः इति धर्म, धारणातः इति धर्म, यानी जो धारण करने योग्य है, जो एक्वायर करने योग्य है, वो सब रिलीजन है, वो सब धर्म है। तो धारण करने योग्य मतलब जो कुछ गुडनेस है, जो कुछ ट्रुथनेस है, जो कुछ अच्छा है, शुभ है, वो सब रिलीजन है। तो भारत में धर्म का मतलब वह कम्युनिटी से नहीं है। भारत में धर्म का मतलब वह टेक्स्ट बुक से नहीं है। धर्म का मतलब ईश्वर और उनके अवतारों से नहीं है। यहां पर धर्म का मतलब है कोड ऑफ कंडक्ट से। आपके आचरण के तरीके क्या हैं, आप क्या क्या अपने अंदर धारण किए हुए हैं, कौन कौन सी अच्छाई को। धर्म अच्छाइयों को बताता है। धर्म यूनिवर्सल वैल्यू को बताता है, सार्वभौमिक मूल्य, ऐसे नियम जो पूरी दुनिया में लागू किए जा सकते हैं, जैसे सत्य बोलना, या यहां पर जो है नॉन वायलेंस, या यहां पर परोपकार करना, या यहां पर जो है वह कंपैशन रखना, या वहां पर टॉलरेंस रखना, एम्पैथी, सिंपैथी। ये जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं जो कि आप पेपर 4 में पाएंगे, वे फंडामेंटल वैल्यूज आपके अंदर हैं, तो यही धर्म है। तो धर्म यहां पर जो है वह सेट ऑफ पीपल नहीं है।
धर्म यहां पर क्या है? सेट ऑफ रूल्स, और वो कौन से? इथिकल रूल्स। तो यहां नैतिक नियमों के रूप में देखा जाता है। तो गांधी जी से पूछा गया कि क्या भारत में धर्म को राज्य से अलग किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा कतई नहीं, धर्म और राज्य में कोई अलगाव भारत में नहीं हो सकता है। तो वो कहते थे क्यों? क्योंकि धर्म का मतलब नैतिक नियम है, और क्या राज्य, क्या सरकार नैतिक नियमों से अलग होकर कोई काम कर सकती है? तो गांधी जी का कहना था बिल्कुल नहीं। इसलिए हमारे यहां पर धर्मनिरपेक्षता शब्द एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं माना जाता है। रही बात पंथ निरपेक्षता, पंथ मतलब रास्ता, पंथ मतलब क्या है? मार्ग। धर्म का मतलब क्या है? नैतिक नियम, नैतिक आदर्श, और पंथ का मतलब है रास्ता। वे रास्ते जिन रास्तों से आप उन नैतिक नियमों, नैतिक आदर्शों तक, उन इथिकल आइडियल्स तक आप पहुंच सकते हैं, द वे, वो वे जो है वो रास्ता ही पंथ कहलाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैनी, बौद्धि, ये रास्ते हैं, ये धर्म नहीं है, ये पंथ हैं। इनके माध्यम से हम उस यूनिवर्सल वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। तरीके अलग अलग होंगे। क्या इस्लाम में यह बोला जाता है कि हिंसा करना सही है? क्या इस्लाम में यह बोला जाता है कि झूठ बोलना सही है? क्या इस्लाम यह सिखाता है कि प्रेम नहीं करना चाहिए? क्या इस्लाम यह सिखाता है कि दूसरों से घृणा करनी चाहिए? क्या हिंदुइज्म सिखाता है कि आप दूसरों पर हमला कीजिए? क्या हिंदुइज्म सिखाता है कि यहां पर झूठ बोलिए, यहां पर दूसरों के बारे में मत सोचिए? क्या हिंदुइज्म सिखाएगा? क्या क्रिश्चियनिटी सिखाता है? क्या सिखिज्म यह सिखाता है? बिल्कुल नहीं। सभी धर्म वह ह्यूमैनिटी को सर्व करने की बात करते हैं, लेकिन तरीके, कहीं पे आप मंदिर जा रहे हैं, कहीं मस्जिद, बात वही सुनने में मिलेगी। अलग अलग रिलीजियस, अगर आप जो है वर्शिप सेंटर जो हैं वहां पर जाएंगे, आपको लगभग एक जैसी बातें सुनने को मिलेंगी, सबके लेसन, सबके पाठ एक जैसे मिलेंगे, रास्ता अलग अलग है। यहां पर बोला जा रहा है कि राज्य को इन रास्तों से अपने को अलग करना है। राज्य इनमें से किसी एक रास्ते को चुनेगा तो बाकी के रास्ते वहां पर जो है क्यों नहीं चुनेगा, यह सवाल खड़ा होगा। और इनमें से कौन रास्ता सही है, यह किसी को नहीं मालूम है, सबके अपने अपने रास्ते हैं, सब वहां पर पहुंच रहे हैं। इसलिए पंथ निरपेक्षता शब्द जो है उचित माना जाता है कि राज्य को धर्म से अलग किया जाए, पंथ से अलग किया जा सकता है, पंथ से अलग किया जाना चाहिए, पंथ निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता अगर शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब होता है नैतिक नियमों से अलग होना, तो वो सही वर्ड, सही टर्म नहीं है। तो एप्रोप्रिएट वर्ड क्या है? पंथ निरपेक्षता। लेकिन अभी जो पिछले कुछ समय से हिंदी में एक बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि ये सब चीजें सिनोनिम्स के रूप में बोली जा रही। यानी आज आप जब पेपर देंगे तो वहां पर शब्द लिखा रहेगा धर्मनिरपेक्षता, तो अब वहां पता चला आप कंफ्यूज हो गए कि धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता। इंग्लिश में वर्ड रहेगा, उसका इंग्लिश वर्जन सेक्युलरिज्म, और हिंदी वर्जन, तो हिंदी वर्जन में चाहे वो धर्मनिरपेक्षता रहे और चाहे पंथ निरपेक्षता, दोनों के मतलब एक है कि धर्म और राज्य के बीच एक सैद्धांतिक दूरी का होना। तो कंफ्यूज मत होइएगा मेंस के पर्सपेक्टिव से, चाहे आप धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल कीजिए चाहे पंथ निरपेक्षता, वो सही है, ठीक है, क्योंकि वर्जन देखा जाएगा इंग्लिश का, और इंग्लिश में वर्ड क्या है? सेक्युलरिज्म। तो वहां पर आप इसमें कभी मत कंफ्यूज होइए कि धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। हाँ, अगर एग्जाम इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि क्या इसमें कोई अंतर है, तो आप बता सकते हैं कि सर धर्म से अलगाव की बात, रिलीजन से आइसोलेट होने की बात नहीं बोली जाती, इसलिए धर्मनिरपेक्षता नहीं, वह सही शब्द नहीं है। पंथ से हम अलग हो सकते हैं, पंथ निरपेक्षता शब्द सही है। बहरहाल क्लियर है? तो ये दोनों का अंतर अब समझ में आ जाना चाहिए। किसी ने एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है कि लिबर्टी और फ्रीडम, इनमें क्या अंतर है? थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिएगा। लिबर्टी जब हमने वर्ड यूज किया, फ्रीडम आर्टिकल 19 में आप पढ़ेंगे, लिबर्टी प्रियम्बल में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता दोनों जगहों पर है, एक प्रियम्बल में और एक आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 का जो लिबर्टी है वह एक मेंटल स्टेटस को बताता है। मेंटल स्टेटस का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ माइंड बताता है कि एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी दशा जहां पर आप कुछ भी करने के लिए वह स्वतंत्र, यानी एब्सेंस ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो लिबर्टी जो है वह टोटल जो है फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है कि किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, ये आइडियल फॉर्म में। लेकिन जब फ्रीडम की बात आती है तो फ्रीडम का मतलब है विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। लिबर्टी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती है, फ्रीडम रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। इसीलिए आर्टिकल 19 में आप फ्रीडम शब्द देखेंगे तो उसके साथ रिस्ट्रिक्शन। प्रियम्बल में आप सीधे लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ,
वर्षिप ये वर्ड सुनेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह वहां पर नहीं है कि आपकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसको देखते हैं। तो ये शायद 4th क्वेश्चन है, हमने 3 क्वेश्चन शायद कर लिए हैं। सॉवरेंटी पे कर लिया था, सेकुलरिज्म पे हम तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, या चौथा क्वेश्चन है। प्रीएम्बल का इंपॉर्टेंस भी हमने देख लिया है। क्वेश्चन है हाउ फार इज द सोशलिस्ट ideal inherent in the preamble relevant? Present your views. तो समाजवादी शब्द आदर्श जो हैं वो कहां तक प्रासंगिक हैं? प्रस्तावना में प्रयुक्त या प्रस्तावना में निहित, प्रस्तावना में निहित समाजवादी आदर्श कहां तक प्रासंगिक हैं? अपने विचार प्रस्तुत करें, अपने विचार प्रस्तुत करें। मैं इसको डिटेल में इसलिए करा दे रहा हूं, एक एक क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन आंसर आपको समझने में फॉर्मेट करना आसान हो जाएगा, और दूसरा जो है एक क्वेश्चन के आधार पर अगर इससे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे आप हर तरीके के डिफरेंट टाइप क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। यानी एक बेस है आपका कि अब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन, कई तरह के क्वेश्चन तो कितने भी बनाए जा सकते हैं। अब आपको एक आइडिया मिल गया, एक थीम मिल गया कि हाँ सोशलिस्ट को अगर देखना है, सेकुलरिज्म को देखना है तो किस चश्मे से देखना है। तो क्वेश्चन कुछ भी आए आपके पास आर्गुमेंट बहुत सॉलिड वहां पर रहेंगे, आपका स्किल रहेगा कैसे उन आर्गुमेंट को सजाया जाए। तो अपने विचार प्रस्तुत करें। तो आइए इस आंसर को यहां पर देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि हमें दो चीजें बतानी कि हमारा जो प्रीएम्बल में सोशलिस्ट वर्ड है वो कहां तक वह रेलिवेंट है। यानी कि कहां तक जब हम बोलते हैं कि हाउ फा, तो इसका मतलब है कि यहां तक प्रासंगिक, यहां तक रेलिवेंट है और यहां तक रेलिवेंट नहीं है। यानी उसके जो है दोनों हमें साइड दिखाने कि कहां वो रेलिवेंट है, कहां रेलिवेंट नहीं है, और फाइनल कंक्लूजन हमें ड्रॉ करना है कि क्या माना जाए कि रेलिवेंट है या नहीं। अगर एक जनरल लाइन बोलना हो, कोई भी चीज एब्सोल्यूट तो होती नहीं है, तो सोशलिस्ट जो टर्म है वो भी एब्सोल्यूट टर्म में नहीं है, लेकिन यहां पर हमें यही यहां पर कंक्लूड करना है कि क्या यह रेलिवेंट है या नहीं है इन जनरल टर्म। तो यहां पर पहले अब इसके आंसर को देखते हैं सोशलिस्ट को कि कैसे ये प्रासंगिक है या नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझना है, जहां से हमें आंसर स्टार्ट करना है, सोशलिस्ट का मतलब क्या था। हमने कहा था सोशलिस्ट का मतलब है कि जहां पर वह कम्युनिटी ओनरशिप देखी जाती है, जहां डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस देखा जाता है, वितरण मूलक न्याय देखा जाता है, जहां इक्वालिटी देखी जाती है, सोशल और इकोनॉमिक जो कंडीशन है वहां पर, उसको हम सोशलिज्म के सोशलिस्ट के रूप में देखते हैं। तो सोशलिस्ट स्टेट यानी वेलफेयर स्टेट, जो लोगों का डेवलपमेंट करता हो, लोगों के बेसिक नीड्स को पूरा करता हो, उनके एजुकेशन हेल्थ को पूरा करता हो, उसको हम सोशलिस्ट स्टेट कहते हैं। क्या इंडिया सोशलिस्ट स्टेट अभी भी है? क्योंकि प्रीएम्बल में ये लिखा गया। आजादी के बाद हमारा जो कंट्री था वो पूरी तरीके से सोशलिस्ट था एक तरीके से, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट सब कुछ करती थी। पीडीएस सिस्टम था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकानें, फेयर प्राइस शॉप हुआ करती थी, आप लोग भी जानते होंगे। फेयर प्राइस शॉप में आप जाते थे, सभी लोगों का एपीएल बीपीएल दोनों के लिए अलग अलग रेट पर अनाज और वहां पर तेल वगैरह जो भी चीजें जरूरत है आप वहां से लेते थे, और वो जो है बहुत मिनिमम रेट पर लोगों को प्रोवाइड किया जाता था। जो जितनी कंपनियां थी, जो भी प्रोडक्शन होना है, सुई से लेकर धागे से लेकर पंखे तक, सब सरकार की कंपनियां करती थी और वहां पर सभी लोगों को जॉब मिलता था। सरकार का काम प्रोडक्शन भी करना था, वही चीनी का उत्पादन कर रही है, वही खेती को बढ़ावा दे रही है, वही यहां पर इंडस्ट्री लगा रही है, वही टेलीकॉम कर रही है, वही ब्रॉडकास्टिंग वही कर रही है,
हर काम प्रोडक्शन का कौन कर रहा है? गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ही डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रही है। तो गवर्नमेंट जो है वो हमारी सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी, इसमें कहीं कोई वह प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम आई कहां से? प्रॉब्लम आई है तब जब हम देखते हैं कि आफ्टर 1990 हमने देखा कि हमारे यहां पर वह स्टेट का जो नेचर था उसमें एक चेंज हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म आया और स्टेट का नेचर, वो सॉवरेंटी में भी हम लोगों ने बात किया था, कैसे और किस रूप में यहां पर जो है वह पहले देखते हैं। तो पहला पार्ट हम देखते हैं कि प्रासंगिकता पर प्रश्न क्यों है, वाई, क्वेश्चन मार्क ऑन रेलेवेंस, आखिर क्या वजह है, प्रासंगिकता पर प्रश्न क्यों खड़े हो रहे हैं, पहले एक बार इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। इसके देखिए पीछे पहला फैक्टर यहां पर क्या है, असल में आफ्टर 1990s जो है यहां एक बड़ा जो है चेंज देखा गया, अचानक इकोनॉमिक रिफॉर्म, इसको बोलते हैं एलपीजी, एक इकोनॉमिक रिफॉर्म देखा गया। और ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी आर्थिक सुधार था, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इसने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया कि वो यहां पर आ सकते हैं, और ग्लोबल कंपनीज जो थी, फॉरेन कंपनीज, उनको भी यहां पर परमिशन मिल गया कि वो इंडिया में आ सकते हैं। यानी अब प्राइवेट सेक्टर बड़ी तेजी के साथ यहां पर आ रहा था। इसकी वजह से रोल ऑफ स्टेट डिक्लाइन हुआ, राज्य की भूमिका अब बड़ी तेजी के साथ डिक्लाइन की। क्यों? क्योंकि अब बहुत से काम राज्य की जगह पर कौन करने लगे? प्राइवेट सेक्टर। तो रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज्ड। तो प्राइवेट सेक्टर जो था उसका जो रोल था वो अचानक देखा गया कि अब ज्यादा हो गया। अब जब राज्य की भूमिका कम होगी तो बहुत सा सिंपल कॉमन सेंस है कि उसका जो वेलफेयर रोल है वो भी कम होगा। तो यहां पर जो उसका वेलफेयर रोल था यानी कल्याणकारी भूमिका, राज्य की कल्याणकारी भूमिका में भी क्या है? गिरावट आई। क्यों कल्याणकारी भूमिका में जो है गिरावट आई? इसका रीजन क्या था? तो देखिए इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था। तो वेलफेयर जो अप्रोच यहां पर था वह स्टेट का अब इसमें डिक्लाइन 90 के बाद किया। इसका रीजन क्या था कि प्राइवेट सेक्टर जब बढ़ा तो उसने हर चीज का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग। हम जब सोसाइटी में होते हैं तो हम सोसाइटी में और इकोनॉमी की अगर लैंग्वेज में कहे तो जितने भी गुड्स हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, इनमें कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हम प्राइमरी गुड्स कहते हैं, और इनमें कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हम मेरिट गुड्स कहते हैं, जिन्हें हम पब्लिक गुड्स के रूप में देखते हैं। पब्लिक गुड्स का मतलब क्या है? वे जो बहुत बहुत इसेंशियल होते हैं फॉर ह्यूमन बीइंग, जो सबसे जरूरी चीजें होती हैं। वो देखा गया कि जो पब्लिक गुड्स था उनका प्राइवेटाइजेशन हो गया, यानी सार्वजनिक वस्तुओं का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक गुड्स, सार्वजनिक वस्तुओं का निजीकरण देखा गया, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक गुड्स देखा गया। अब सार्वजनिक वस्तु क्या था? पब्लिक गुड्स। अब आप देखिए पानी, 20 साल पहले आपको पानी कहां से मिलता था और आज कहां मिलता है? पहले हर एक गांव में, मोहल्ले में, हर जगह एक कुआं होता था, लोग पानी वहां से निकालते थे। कुछ दिन बाद कुआं बड़ा मेहनत वाला काम हो गया, तब तक एक नया खोज हुआ टुल्लू नामक एक प्राणी का, तो टुल्लू से पानी निकलना स्टार्ट हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद लगा कि नहीं टुल्लू से नहीं, अब एक नया दैत्य चाहिए, तो दैत्य आया समरसिबल, नाम सुना होगा, कि अचानक पानी की धार इतनी कि चारों तरफ जो है पानी ही पानी दिखाई देगी। तो अंदर से पानी निकालने के तरीके वहां पर थे। तो पानी की कमी कभी नहीं खली, मतलब वाटर जो है, भारत जैसे कंट्री में पानी, जहां नदियों का जो देश हो, वहां पर यह बोला जाए कि पानी की कमी हो, ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ वाटर जो है अवेलेबल था। हाँ, कुछ एरिया हमारे हैं जहां पर वाटर क्राइसिस थी, लेकिन मैक्सिमम इलाकों में वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी खासी थी। आज सिचुएशन क्या है? आप इलाहाबाद में रह रहे हो, लखनऊ में रह रहे हो, बनारस में रह रहे हो, मुरादाबाद में रह रहे हो, कानपुर, मिर्जापुर, कहीं भी रह रहे हो, आप पानी जो है अब आपके लिए एक सबसे बड़ा गुड्स हो गया है। आप बिस्लरी का पानी ले रहे हैं, आप जो है यहां पर, आपने यहां एक आरओ जो है आपने लगाया हुआ है, आपने अपने यहां पर जो है अल्ट्रावायलेट लगाया हुआ है। अब चीजें बदल रही हैं, पानी बिक रहा है और अच्छा खासा बिक रहा है, लोगों को परचेज करना पड़ रहा है।
ये क्यों हुआ? क्योंकि जल का हमने क्या कर दिया? निजीकरण कर दिया। आज शिक्षा, एजुकेशन ये सरकारें दिया करती थी और कोई यहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। अधिकारी का बेटा, नेता का बेटा और आम आदमी का बेटा एक जगह पे पढ़ाई करता था। लेकिन आज प्राइवेट जो सिस्टम आया है उसने शिक्षा में बहुत बड़ा गैप क्रिएट किया है। हेल्थ में हम देख सकते हैं कि एक तरफ प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर और पब्लिक सेक्टर, जमीन आसमान का अंतर आपको वहां पर दिखाई देगा। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत जो है वहां पर पहले सरकारें देती थी, न के बराबर नॉमिनल रेट, वहां पर बिजली की दरें नॉमिनल हुआ करती थी, आज प्राइवेट सेक्टर के हाथों में। तो यहां पर बिजली की दरें काफी बढ़ गई। अब इससे हो क्या रहा है? जब से पब्लिक गुड्स का, जिनका इस्तेमाल हर किसी को करना है, उनका प्राइवेटाइजेशन हुआ है, उसकी वजह से ये चीजें बहुत कॉस्टली हुई हैं और ये सबकी नीड है। अगर कॉस्टली होंगी तो आप खुद बताइए कि क्या पुअर क्लास के ये रीच में रहेंगी? कल तक ये यूनिवर्सल थी, सबके पास थी, आज ये उनके पास है जिनके पास पैसा है। अब अगर ऐसा होगा तो हर कोई तो यहां पर काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में अंतर देखिए। प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्लियर है। प्राइवेट सेक्टर केवल एक चीज के लिए काम करता है और वह है प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। और जो पब्लिक सेक्टर यानी स्टेट है, जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, स्टेट का काम क्या होता है? वेलफेयर। उसका मूल जो है यहां पर जो फोकस होता है वेलफेयर, यहां पर वेलफेयर यानी कल्याण यहां पर करना होता है। तो अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक्सेस जो है वह पब्लिक गुड्स का वीकर सेक्शन तक अब बाधित हो रहा है। यानी कमजोर वर्गों तक जो देखा जा रहा है, कमजोर वर्गों तक वह जो है वह सार्वजनिक वस्तुओं की पहुंच, पब्लिक जो है गुड्स जो है कि प्रभावी पहुंच नहीं, इफेक्टिव एक्सेस टू पब्लिक गुड्स, यह वीकर सेक्शन तक नहीं हो पा रहा है, इफेक्टिवली नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि अब वो कॉस्टली हो चुकी हैं। तो पहला प्रॉब्लम है कि स्टेट का वेलफेयर रोल डिक्लाइन किया है और प्राइवेट सेक्टर का रोल इनहेंस हुआ है। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करती है और इस वजह से बहुत से पब्लिक गुड्स जो हैं वह वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के एक्सेस से बियॉन्ड जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हमारा होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? आफ्टर 90 जो हमने ग्रोथ मॉडल चुना हुआ है, अब वो ग्रोथ मॉडल देखिए क्या है। हमने ग्रोथ मॉडल जो चुना है वो ग्रोथ मॉडल कुछ अलग तरीके का हमसे बात करता है। क्या है ग्रोथ मॉडल? एक तो ग्रोथ मॉडल पहले जो था वो हुआ करता था कि हमने जो एग्रीकल्चर था उस पर ज्यादा फोकस किया, हमने रूरल सोसाइटी पर ज्यादा फोकस किया। लेकिन आज क्या है? आज हम जो है अर्बन सेंट्रिक, हमारा जो है वह ग्रोथ मॉडल है, अर्बन सेंट्रिक। और यहां पर जो है एक तरफ अर्बन सेंट्रिक जो है हमारा ग्रोथ मॉडल है और दूसरी तरफ जो है यहां पर वह इंडस्ट्री सेंट्रिक, इंडस्ट्री सेंट्रिक जो है यहां पर वह हमारा जो है ज्यादा दिखाई दे रहा। तो हमारा जो ग्रोथ मॉडल है वह अर्बन सेंट्रिक और यहां पर जो है ग्रोथ सेंट्रिक जो है ज्यादा, इंडस्ट्री सेंट्रिक ज्यादा दिखाई दे रहा है। अर्बन सेंट्रिक होने का मतलब क्या है? यहां पर शहर केंद्रित और उद्योग केंद्रित, शहर केंद्रित और उद्योग केंद्रित। शहरों की वजह से विलेज पे क्या आज वो फोकस किया जा रहा है? नहीं। किस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस, किसको फोकस किया जा रहा है? अर्बन पॉपुलेशन को। इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो क्या एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अब सवाल क्या है कि हमारा जो ग्रोथ मॉडल है उसमें विलेज, रूरल एरिया और एग्रीकल्चर ये निग्लेक्टेड हैं। ये क्या है? ये निग्लेक्टेड यहां पर दिखाई दे रहे हैं, उपेक्षित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पूरा फोकस तो शहरों को बसाने में और उद्योगों को अच्छा करने में। तो गांवों के पास वो फैसिलिटीज नहीं है। गांव में एग्रीकल्चर अब बेनिफिशियल नहीं रहा है। लोग कृषि में जो लगे हुए हैं वो किसी तरीके से लाइवलीहुड की खेती कर रहे हैं, बस उनका अपना रहन सहन किसी तरीके से गुजर जा रहा है, उनको इससे कुछ खास प्रॉफिट वहां पर हो नहीं रहा है।
अब सवाल यह है कि हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन कहां रहता है, अर्बन एरिया में इंडस्ट्री पे लगा हुआ है या विलेज में और एग्रीकल्चर पे लगा हुआ है। मैक्सिमम पॉपुलेशन आज भी गांव में रहता है और खेतों में काम करता है। इसका मतलब है कि हमारा एक बड़ा चंक हमारी सोसाइटी का, उसके पास बेसिक अपॉर्चुनिटी नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, और वह एक ऐसे जॉब को कर रहा है जहां पर जो है उसको बहुत ज्यादा जो है डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है। तो यानी यहां पर ग्रामीण क्षेत्र और कृषि कार्य में संलग्न जो लोग हैं, इन लोगों को विकास के लाभ नहीं मिल रहे हैं। तो बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट यहां तक नहीं पहुंच रहे। तो विकास के जो लाभ हैं वह क्या है, उनका एक अनसिमेट्रिक जो है, इम्बैलेंस जो है, वह डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है। तो विकास के लाभों का जो है, विकास के लाभ सभी के लिए एक जैसे नहीं है। नॉट, ये जो है विकास के लाभ सभी के लिए एक जैसे नहीं, सभी के लिए एक जैसे नहीं, एक जैसे नहीं है। अब होता क्या है यहां पर, होता यह है कि हमने कहा कि हम जो है कि शहर जो है वो बेहतर है, गांव पीछे हो रहा है, एग्रीकल्चर पीछे हो रहा है, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, वहां की मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो अब अनजॉबलेस होती जा रही है, जो स्मॉल इंडस्ट्री हैं वो खत्म हो रहे हैं। अब यहां पर इन सब वजहों से देखा जा रहा है कि इंडिया में पिछले कुछ समय से एक जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति बनी है, रोजगार विहीन समृद्धि हम देख रहे हैं। ग्रोथ मॉडल हमारा ऐसा है जहां पे हम जॉबलेस ग्रोथ को देखते हैं, और ये जॉबलेस ग्रोथ हमारे सोशलिस्ट मॉडल पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर वेलफेयर सोसाइटी है हम, तो हमारे यहाँ के सभी जो सिटीजन्स हैं उनको क्या मिलना चाहिए, जॉब मिलना चाहिए, और अच्छे जॉब मिलने चाहिए। लेकिन आप देखिए 90 के बाद शहर पे फोकस हुआ, गांव हमारे उपेक्षित। तो गांव के जो लोग थे, अब अगर उनको लाइवलीहुड करना है तो वो कहाँ निकलेंगे, तो माइग्रेट करके शहरों में आ रहे हैं। शहरों में ये लोग आ रहे हैं तो कौन सा इनको काम मिल रहा है, ये अनस्किल्ड पॉपुलेशन है। शहरों में दिल्ली, मुंबई, इन सब जगहों पर वह अनस्किल्ड काम करता है। इतनी आजीविका नहीं है कि वो एक वेल ऑफ सिचुएशन में रह सके, वहां मजदूरी ही कर रहे हैं, लेकिन अपने गांव से ज्यादा उनको वहां पर वह वेजेस मिल रहे हैं, मजदूरी मिल रहे हैं। पूरे कोरोना दौर में आपने देखा होगा किस तरीके से अलग अलग राज्यों से मजदूरों का पलायन अपने अपने राज्यों की तरफ हुआ, और यह बड़े त्रासदी और दुर्भाग्यपूर्ण रहा। सवाल है कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। अगर राज्य की भूमिका यहां पर सेंट्रल होती, यह सोशलिस्ट स्टेट होता, तो क्या मजदूर पलायन के लिए मजबूर होते? क्या यहां पर उनकी जरूरतों को पूरा करना वह स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए? यही तो सोशलिस्ट स्टेट की सबसे बड़ी पहचान या निशानी होती है। तो यहां पर जो बड़ा प्रॉब्लम है वो देखा जा रहा है कि हमारा जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो सभी के लिए इक्वल नहीं है। जॉबलेस ग्रोथ यहां पर बहुत तेजी के साथ आ रहा है। जॉबलेस ग्रोथ की एक और वजह है, और इस चीज को समझिएगा। 90 के बाद हमने कहा कि एक तरफ गांव जो है खत्म हो रहे थे, और दूसरी तरफ यहां पर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा था। लेकिन उद्योगों में भी दो तरीके के उद्योग होते हैं। एक बड़े उद्योग होते हैं हैवी इंडस्ट्री, जिन्हें हम कैपिटल इंडस्ट्री कहते हैं। कैपिटल इंडस्ट्री का मतलब है जहां पर मशीनों की बड़ी भूमिका होती है। कैपिटल इंडस्ट्री का मतलब है जहां ह्यूमन फोर्सेस की भूमिका बहुत कम होती है, यानी जहां पर जॉब बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं हो पाता है। और दूसरा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी लघु उद्योग, छोटे उद्योग, चाहे वह हथकरघा उद्योग हो, चाहे यहां पर पॉटरी बनाना, बर्तन बनाना, ये सब छोटे उद्योग यहां पर है। ये छोटे उद्योग ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप में भारत की सबसे बड़ी पहचान होते थे। मेरठ में खेलकूद के सामान आप पढ़ते हैं, जब आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, आप पढ़ते हैं कि अलीगढ़ के ताले वह पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आप पढ़ते हैं फिरोजाबाद की चूड़ियों के बारे में, भदोही के कालीन, या बनारस की साड़ियों के बारे में, या लखनऊ के चिकन और जरदोजी के कारीगरी के बारे में आप पढ़ते हैं, और गर्व करते हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है या हमारा जो हिंदुस्तान है, यहाँ ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे लिए सबसे अहम हमें बनाती हैं या हमारी इकोनॉमी को आधार देती थी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी मजबूती थी। लेकिन 90 के बाद जब बड़े बड़े उद्योग आए, मशीनों का आना हुआ,
तो इन कैपिटल इंडस्ट्री, इन हैवी इंडस्ट्री ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बिल्कुल खत्म कर दिया, क्योंकि ये लोग हाथ से जिस चीज को बना रहे थे वो महंगा होता था और मशीनों से बनी हुई चीजें सस्ती होती थी, और इस वजह से कंपटीशन में ये ज्यादा कॉम्पिटेटिव नहीं रह गए। हमारा स्केल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इस पे चूंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं बहुत फोकस नहीं थी, इस वजह से वो ज्यादा इनोवेटिव नहीं हो पाए, उनके पास फंड नहीं हो पाया, उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाई, उनके पास स्मार्ट जो है लेबर वो हायर नहीं कर पाए, कई फैक्टर्स रहे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई। आज जिस गरीबी और बेरोजगारी को आप देख रहे हैं उसकी वजह उस ग्रोथ मॉडल को माना जाता है जो 90 के बाद हमने एक्सेप्ट किया था, कि इस ग्रोथ मॉडल में हमने हैवी इंडस्ट्री को, हमने कैपिटल इंडस्ट्री को, हमने मशीनी इंडस्ट्री को तो बढ़ावा दिया, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को शायद हम बढ़ावा देने में असफल रहे। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जब नहीं आगे बढ़ पाई तो उसके कंट्राडिक्शन, उसकी प्रॉब्लम समझिए, इनहेरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा समझिएगा। ये जो छोटे छोटे उद्योग होते थे, इन उद्योगों में काम कौन करता था? आप सुनते हैं कि कानपुर लेदर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, आप भदोही के बारे में, कालीन के बारे में जानते हैं, आप सुनते हैं कि यहां पर अलग अलग जो जिले हैं वो अलग अलग चीजों के लिए जाने जाते थे। ये काम करता कौन था? ये इंडस्ट्री किनके द्वारा चलाई जाती थी? कौन इस इंडस्ट्री में सबसे अधिक इन्वॉल्व होता था? अगर ध्यान से आप देखेंगे तो अगर वीविंग इंडस्ट्री, बुनकर उद्योग आप बात करें, भदोही से लेकर बनारस से लेकर लखनऊ, ये सब जो हैं मुस्लिम वर्कर इनमें ज्यादा हुआ करते थे। बहुत बड़ा पॉपुलेशन मुसलमानों का वो इन कामों को करता था। अब जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खत्म होगा, ये इंडस्ट्री खत्म होगा, तो सबसे पहली बेरोजगारी की मार किस पर पड़ेगी? मुसलमानों पर। और यही वजह है कि 90 के बाद मुसलमानों की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति थी वो लगातार डाउन होती गई, इसके पहले ऐसा नहीं था। और इसीलिए ये सब फैक्टर आप समझेंगे तभी आप सही मायने में आज बहुत सी चीजों का विश्लेषण कर पाएंगे कि ये दंगे वगैरह, मॉब लिंचिंग, ये जो यहाँ पर रिलीजियस बायसनेस, ये सब चीजें, ये आप तब सही तरीके से समझ पाएंगे कि फैक्टर्स क्या हैं। आपसे पूछ दिया जाए कि मुसलमानों में पिछड़ापन क्यों है, अगर कोई हिंदू है तो अलग आंसर देगा, मुसलमान है तो कोई अलग आंसर देगा। हिंदू है तो बोलेगा कि ये मुसलमान है इसलिए पिछड़े हैं, और मुस्लिम बोलेगा कि ये मुसलमान है इसलिए पिछड़े। लेकिन मुसलमान होने के मतलब अलग है। हिंदू के लिए मुसलमान होने का मतलब हो सकता है कि ये अंधविश्वासी हैं, रूढ़िवादी हैं, इसलिए पिछड़ गए होंगे धार्मिक कारणों से। और मुस्लिम जो हैं वह अपने पिछड़ेपन की वजह बताते होंगे कि बहुसंख्यक सरकारों ने कभी उनके साथ न्याय नहीं किया, सौतेला व्यवहार उनके साथ किया गया। सच इन दोनों के बीच में टिका हुआ है। सच यहां पर यह नहीं है कि धार्मिक कारण से मुसलमान पिछड़े हैं, बल्कि उसके सामाजिक आर्थिक कारण यहां पर बड़े महत्वपूर्ण है। और हमने कहा जो उनके अंदर कौशल था वह कौशल वो बाहर निकल के नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि 90 के बाद अब उनके इसके पास स्किल तो है, लेकिन उस स्किल पर कोई जॉब उनको मिलने वाला नहीं है। स्किल है, आज भी आप उनको शेड्यूल कास्ट, वो पिछड़े कैसे? ये जो लेदर इंडस्ट्री थी ये किसका काम था? मोची का काम किसका था? मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट में लोग इस कामों को करते थे। आज से 10 साल पहले तक स्थिति थी, 2010 तक ये स्थिति होती थी कि आप अलग अलग चौराहों पर एक मोची बैठा हुआ देखते थे, जो वहां पर आपके चप्पल को बनाता था, आपके जूतों को बनाता था। और कई तो ऐसे मोची थे, लोग पसंद करते थे किसी कंपनी के जूते के बजाय, किसी कंपनी के चप्पल के बजाय उनके द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल। सस्ते भी होते थे, टिकाऊ भी होते थे, और हमारा काम हो जाता था। लेकिन आज अगर हम इस स्थिति को देखें तो बदल चुका है। आज वो मोची कहीं नहीं दिखाई देता है। आज हम एक ब्रांडेड जो है जूते चप्पल इनके पीछे लगे हुए, तो वो जो लोग हैं वो मोची, वो काम करने वाला चमकार, वो अब क्या हो गया है? वह आउटडेटेड हो गया है। तो निश्चित रूप से उसकी इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो क्या होंगी? और ज्यादा डिक्लाइन करेंगी और ज्यादा वर्स्ट होंगी। ये एक बड़ी प्रॉब्लम के साथ अनफॉर्चुनेट वहां पर उनका इस वक्त जो है सिचुएशन बना हुआ है। महिलाओं के साथ भी यही स्थिति हुई। महिलाएं भी यही काम करती थी, बुनकर का काम, हथकरघा का काम, ये सब काम महिलाएं करती थी। लेकिन जब ये उद्योग धीरे धीरे कम होते गए, महिलाओं का भी जो जॉब में पार्टिसिपेशन था वो क्या है? कम होता गया। कहने का मतलब समझिएगा कि 90 के बाद जो नया ग्रोथ मॉडल आया, उस ग्रोथ मॉडल ने गांव को कमजोर किया, उस ग्रोथ मॉडल ने कृषि को कमजोर किया, उस ग्रोथ मॉडल ने यहां पर वह सबसे समाज के वंचित समूहों के रोजगार को उनसे छीन लिया, क्योंकि उनके पास कौशल नहीं रहा। और जो नए रोजगार आए, आईटी सेक्टर के रोजगार, स्टील सेक्टर, सीमेंट फैक्ट्री, जो नए रोजगार आए,
उस रोजगार के अनुसार उनके अंदर स्किल नहीं था, कौशल नहीं था। तो नो जॉब अकॉर्डिंग टू स्किल एंड नो स्किल अकॉर्डिंग टू जॉब, ये 90 के बाद हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी देखी जाती है। नो जॉब अकॉर्डिंग टू स्किल, नो जॉब अकॉर्डिंग टू स्किल, कौशल के अनुरूप रोजगार नहीं था, और नो स्किल अकॉर्डिंग टू जॉब, नो स्किल अकॉर्डिंग टू जॉब, और रोजगार के अनुरूप कौशल नहीं था। तो ये प्रॉब्लम यहां पर इस वजह से आई। तो सोशलिस्ट जो हमारा पैटर्न है, जो हमारा आइडियल है, आज के समय में उस पर क्वेश्चन मार्क तो निश्चित रूप से खड़े होंगे। तीसरी और सबसे बड़ी चीज यहां पर क्या है, जो डिस्पैरिटी है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही। सोसाइटी में अमीर और गरीब की जो खाई है वो पहले की तुलना में बढ़ गई। आज हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पुअर कम हुए, ये कहा जा सकता है, डेटा भी सपोर्ट करते हैं कि गरीबों की संख्या कम हुई है, लेकिन गरीबी बढ़ी है, दोनों में अंतर है। संख्या नहीं, यहां इंटेंसिटी बहुत मायने रखती है। यहां पर आज जब हम गरीबी की बात करते हैं तो हम गरीबी का मतलब ये नहीं निकालते हैं कि उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, क्योंकि आज सिचुएशन बदल चुका है। हम उसी 50 के दशक में नहीं रहेंगे कि हम गरीबी का निर्धारण इस आधार पर करेंगे कि रोटी सबको मिल रही है तो गरीब नहीं है, और रोटी नहीं मिल रही तो गरीब है। आज हमें पॉवर्टी का डिफिनेशन बदलना होगा। हमें यह देखना होगा कि उनके पास एजुकेशन तक एक्सेस है या नहीं है, हेल्थ तक एक्सेस है या नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर उनके पास है या नहीं है, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है या नहीं है। हम जब तक इन चीजों को नहीं देखेंगे तब तक हम यहां पर वो एक सही कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। और जब हम इन पैरामीटर पर देखते हैं तो वे लोग जो अमीर हैं वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, यानी उनके पास इतने इतने पैसे हैं जिनका वो इस्तेमाल, जिनकी जो कहा भी जाता है कि अगली 7 पीढ़ियां जो हैं वो खाती पीती रहे तब भी न खत्म हो। और यहां पर एक पीढ़ी को अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष वह करना पड़ रहा है ताउम्र, और तब भी हालात नहीं बदलते हैं, हालात उसी तरीके से रहते हैं। ये इसका रीजन क्या है, क्लास डिवीजन बहुत बड़ा है। तो हमारे सोशलिस्ट मॉडल पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि जो अनइवन डेवलपमेंट यहां पर हुआ है और जो ये क्लास इम्बैलेंसेस बढ़े हैं, ये क्लास डिस्पैरिटी बढ़ी है, तो ये अपने आप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो वर्गीय असमानता यहां पर ज्यादा देखी जा रही है, क्लास इनइक्वालिटी यहां पर बहुत ज्यादा देखी जा रही है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ा है तो प्राइवेट सेक्टर आया, और प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने जो प्रॉपर्टी रिसोर्सेस कल तक गवर्नमेंट की थी वो किसके पास आ गई, प्राइवेट सेक्टर, और उन्होंने सेंट्रलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। यानी प्राइवेट सेक्टर में 2-4 प्लेयर थे और उन्होंने पूरा का पूरा मोनोपोली बना लिया। तो यहां पर मोनोपोलिस्टिक एक्टिविटीज चल रही हैं कि जिसके पास जा रहा है उसके पास सब चला जा रहा है, और जिसके पास नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। तो यहां पर बड़ा प्रॉब्लम जो देखा है वो क्या है, तो यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम वर्गीय असमानता जो है वहां पर है, और कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का केंद्रीकरण यहां पर बढ़ रहा है। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि ऑक्सफार्म सर्वे की एक रिपोर्ट आई हुई है, आप लोग अपने नोट्स में इसके आगे ऑक्सफार्म सर्वे की रिपोर्ट को मेंशन करेंगे कि आखिर उसकी फाइंडिंग्स क्या है। और ये जो है रिपोर्ट की फाइंडिंग्स, ये आपको हर एक पेपर में आपकी मदद करेगी। सोसाइटी में आंसर लिखना है, ऐसे में आंसर लिखना है, कहीं भी लिखना है। तो सोशलिस्ट जो हमारा पैटर्न है उस पर क्वेश्चन मार्क क्या खड़े हो रहे हैं कि ये क्लास डिवीजन जब बढ़ रहा है, और तब हम कहेंगे कि सोशलिस्ट, अभी भी हमारा समाज, हमारा देश जो है वो सोशलिस्ट है जब इतनी डिस्पैरिटी बढ़ रही है। चौथा बड़ा प्रॉब्लम देखा जा रहा है कि आज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, और इस वैश्वीकरण के दौर में यह महसूस किया जा रहा है हमारे यहां पर कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैं उनको सबसे बड़ा खतरा किससे आ रहा है, बाहर की कंपनियों से। तो वैश्वीकरण के दौर में हम ये देख रहे हैं कि फॉरेन कंपनीज, विदेशी कंपनियों का जो है प्रवेश वो इंडिया में बहुत तेजी से हुआ है। फॉरेन कंपनीज जो हैं यहां पर प्रवेश यहां पर बहुत तेजी के साथ हुआ है, और इस वजह से क्राइसिस सिचुएशन में है जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री।
घरेलू उद्योगों का संकट जो है ये आसानी से देखा जा सकता है। हमारे यहाँ बहुत सी डोमेस्टिक इंडस्ट्री नहीं है, मोबाइल कौन बनाता है हमारे यहाँ? तो ऐसे में सोशलिस्ट जो सोसाइटी है वो यहां पर नहीं दिखाई देती है, वह इनको सपोर्ट करती हुई नहीं दिखाई देती है। यानी अगर हमारे यहां पर सोशलिस्ट सोसाइटी होती तो इंडिजिनस चीजें यहां पर प्रोड्यूस होती, प्रोडक्ट होती। महंगाई इस तरीके से अगर बढ़ रही है, स्टेट का जो रोल है वो बड़ा ड्यूबियस रोल है, करप्शन बढ़ रहा है, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ रही है, तो सोशलिस्ट मॉडल पर ये सवाल खड़े होंगे कि राज्य की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि रोल, जो क्वेश्चन मार्क ऑन द रोल ऑफ स्टेट, राज्य की भूमिका पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? करप्शन इतना ज्यादा बढ़ रहा है और स्टेट कुछ नहीं कर पा रहा है। ब्लैक मार्केटिंग पूरे कोरोना दौर में जिस तरीके से यहां पर लोगों ने काला बाजारी की है, काला जामा यहां पर किया, और इवन जो लोग ह्यूमैनिटी का नाम ले रहे थे उन लोगों ने भी इस तरीके का काम यहां पर किया है, क्योंकि गवर्नमेंट एक साइड में खड़ी थी और वहां पर जब हम एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं तो उस दौरान हम कहीं ना कहीं उस ब्लैक मार्केटिंग को भी बढ़ावा देते जा रहे थे। जो चीजें 4,000 रुपए में आनी चाहिए वो 40-50 हजार रुपए में आ रही हैं, और वहां डर का माहौल, पैनिक सिचुएशन इस तरीके का है कि लोग जाकर उसको खरीद रहे हैं और किसको नहीं मालूम है। ये ऐसा फैक्ट है जो सोसाइटी में चल रहा था, जो एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट को, सबको मालूम था, लेकिन कौन रोक पाया इस ब्लैक मार्केटिंग को? और क्यों नहीं रोक पाया ब्लैक मार्केटिंग को? ये बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन है। तो काला बाजारी जो है, ब्लैक मार्केटिंग, ये अगर बढ़ रहा है तो सोशलिस्ट स्टेट पर एक बहुत बड़ा सवाल। लेकिन हमने पहले ही कहा था आपसे कि एक तरफा आंसर नहीं होना चाहिए। दूसरा, समाजवाद क्यों प्रासंगिक है, यानी सोशलिस्ट क्यों रेलेवेंट है, वाई रेलेवेंस? तो समाजवाद की प्रासंगिकता वो अभी भी प्रासंगिक है। मतलब आप दूसरा पार्ट में बताएंगे कि नहीं नहीं, ये तो ठीक है कि इस आधार पर ऑन दिस ग्राउंड ये कहा जाता है, इट कैन बी सेड कि सोशलिस्ट जो मॉडल है इंडिया का वो प्रियम्बल में वो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन यह जो है वह एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, बल्कि सोशलिस्ट जो टर्म है या आइडियल्स है वह अभी भी स्टिल रेलेवेंट है। और वह क्यों है, इसके पीछे के फैक्टर्स देखते हैं। पहली चीज हमें क्लियर करनी होगी कि 90 के बाद बार बार कर रहे हैं राज्य खत्म, राज्य खत्म, राज्य की भूमिका में गिरावट, ये शब्द छोड़ना पड़ेगा। राज्य की भूमिका में गिरावट आया है, राज्य कहीं पीछे चला गया? राज्य ने तो अपनी भूमिका बदली है ना, अपने रोल को चेंज किया है, रोल को खत्म नहीं किया है। तो पहली चीज ये समझना होगा कि डिक्लाइन इन द रोल ऑफ स्टेट नहीं है, राज्य की भूमिका में गिरावट नहीं है, ये गलतफहमी नहीं रखिएगा। जो रोल ऑफ स्टेट है, राज्य की भूमिका, उसमें डिक्लाइन नहीं है, उसमें गिरावट नहीं है, बल्कि क्या है, सच्चाई क्या है, बल्कि राज्य की भूमिका में वह बदलाव आया है, यानी चेंजेस जो हैं वह रोल ऑफ स्टेट में आए, राज्य की भूमिका में बदलाव आए। और राज्य की भूमिका में बदलाव क्या आया है? असल में राज्य जो है, स्टेट यानी सरकारें, बिफोर 90 के पहले जो है वो दो काम करती थी। राज्य का काम होता था प्रोडक्शन, वह प्रोड्यूस भी करती थी, चीजों का उत्पादन भी करती थी, और डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अभी आपने प्राइम मिनिस्टर की एक बात सुनी होगी, स्टेटमेंट, उन्होंने कहा प्रोडक्शन के लिए स्टेट स्पेशलाइज्ड नहीं है, स्टेट का काम प्रोडक्शन करना नहीं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये स्टेट का काम है, स्टेट का काम वेलफेयर करना है, प्रोडक्शन करना नहीं। प्रोडक्शन में जो लोग इफिशिएंट होंगे, जो टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे, वो प्राइवेट सेक्टर है। इस लॉजिक के कारण आफ्टर 90 हमने जो है ये चेंज कर दिया। ये दोनों जो है गवर्नमेंट के थे, गवर्नमेंट जो है वह यहां पर प्रोडक्शन भी करती थी, डिस्ट्रीब्यूशन भी। लेकिन आफ्टर 90 जो है रोल ऑफ स्टेट हैज बीन चेंज्ड, इसमें एक बड़ा बदलाव आया। अब देखा गया कि जो प्रोडक्शन वर्क था वो प्रोडक्शन यहां पर किया जा रहा है किसके जरिए? तो प्रोडक्शन जो है ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जा रहा है। आज उत्पादन कौन कर रहा है? तो प्राइवेट सेक्टर जो है यहां पर प्रोडक्शन कर रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम था वो किसने रख लिया? तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टेट ने अपने पास रख लिया।
आज राज्य का काम जो है वह लोगों पे, प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है तो ठीक है, टैक्स रेवेन्यू हो रहा है, उस टैक्स रेवेन्यू के ही पैसे से भारत सरकार जो है प्रधानमंत्री अन्न सहायता योजना वो यहां पर चला रही है। इसी टैक्स के जरिए ये जो यहां पर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसी कोरोना महामारी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिफरेंट जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने यहां गरीबों को राशन वहां पर वितरण करवाए। ये योजनाएं जो हैं, तो सरकार का काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पर, वो यहां पर स्टेट डिस्ट्रीब्यूट करने के काम में, और प्रोडक्शन कौन कर रहा है, वो मार्केट कर रहा है। तो इसी को हम मार्केट सोशलिज्म भी कहते हैं, कि आज सोशलिज्म तो है लेकिन सोशलिज्म मार्केट के साथ जुड़ गया है, यानी हम प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर रहे हैं और हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन, सरकार का काम क्या है, लोगों को देना, उसकी जरूरतों को पूरा करना, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन सरकार कर रही है। तो मार्केट और स्टेट मिल जाए तो इसको क्या कहते हैं, मार्केट सोशलिज्म, बाजारवादी समाजवाद कहते हैं। दूसरी चीज क्या है, दूसरा यह है कि प्राइवेट सेक्टर बढ़ने से क्या यहां पर सोशलिस्ट मॉडल इररिलेवेंट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। प्राइवेट सेक्टर के भी पॉजिटिव रोल है, वो भी सोशलिज्म को बढ़ावा देते हैं, दे आर आल्सो पार्टनर, वो उनको पार्टनर, स्टेट का पार्टनर आपको समझना चाहिए, वो डेवलपमेंट पार्टनर है। कैसे, एक कंसेप्ट आपने सुना होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सरकार ने कानून बनाया है, जितनी भी कंपनियों का एक फिक्स टर्नओवर है, उससे ज्यादा है, उनके टर्नओवर का 2% वह किसके पास जाएगा, तो वह सीएसआर के रूप में, सोशल सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, एजुकेशन, इनके डेवलपमेंट के लिए जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर द्वारा, निजी क्षेत्र द्वारा भी जो है, द्वारा वह सकारात्मक भूमिका, यानी पॉजिटिव रोल यहां पर प्ले किया जाता है। किस रूप में, तो वहां पर जो है सीएसआर, सीएसआर का मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, ये स्टेट यहां पर कर रही है। और बहुत से प्राइवेट सेक्टर जो हैं एनजीओ को फंड कर रहे हैं। एनजीओ को फंडिंग किसके द्वारा किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर द्वारा, और यही एनजीओ तो जा जाकर लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। तीसरी चीज, सोशलिस्ट मॉडल आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि स्टेट अभी भी सेंट्रल रोल में है, राज्य अभी भी केंद्रीय भूमिका में है। ये किसने कह दिया कि प्राइवेट सेक्टर सब कुछ है? जब भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक हद से ज्यादा इंक्रोच करेंगे, उनको रोका जा सकता है। तो यहां पर जो है गवर्नमेंट जो है उन सरकार द्वारा, कानूनों के द्वारा, यानी कि वहां पर राज्य के कानूनों के अधीन है। क्या प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र बियॉन्ड स्टेट लॉ हैं? बिल्कुल नहीं। निजी क्षेत्र जो हैं वह राज्य कानूनों के, प्राइवेट सेक्टर अंडर द लॉ ऑफ स्टेट, राज्य कानूनों के अधीन यहां पर दिखाई देते हैं। यहां पर जो है वह टैक्स उनके ऊपर उनको लगाया जाता है, जो भी प्राइवेट सेक्टर हैं उनसे टैक्स लगाया जाता है, रूल रेगुलेशन उनके लिए बनाए जाते हैं। तो स्टेट का काम अभी भी बना हुआ, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करना, कि उन्हें बताना, उनके लिए जो है गाइडलाइन देना, रेगुलेशन मतलब गाइडलाइंस देना, क्या करना है क्या नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स से पीछे हट गई है? बिल्कुल गलत है। सरकारों द्वारा कल्याणकारी योजनाएं, बहुत सी कल्याणकारी वेलफेयर जो स्कीम्स हैं वो अभी भी चलाई जा रही हैं, और ये बताती हैं कि इंडिया अभी भी सोशलिस्ट है। पूरे कोविड दौर में ये देखा गया, चाहे वो मनरेगा का यहां पर रोल रहा हो, चाहे यहां पर उज्ज्वला योजना हो, कोई भी आप किसी भी स्कीम, जितनी भी स्कीम्स आपको याद हैं वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। ये सभी में स्कीम बताती हैं कि किस तरीके से यहां पर जो है रोल ऑफ स्टेट बड़ा है। क्लियर है? तो आज मैं इतना ही आज क्लास ले पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं आया था ट्रेवल करके और सीधे क्लास में आ गया हूं। तो अभी फिलहाल जो है यूनिवर्स घूम रहा है, तो कल इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्रियम्बल हमारा खत्म हो गया है। कल हम मतलब आज जो है आप लोगों को नोट्स भी सेंड करा देंगे जो बाकी का आगे का है। और फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35 कल से हम लोगों को देखना है। प्रियम्बल का एक और क्वेश्चन बचा है डिस्कस करने के लिए, जो रेशनैलिटी, जो आपके टेस्ट पेपर में भी पूछा गया था कि रेशनैलिटी क्या है, जो 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। तो कल एक बार उस पर बात करेंगे और उससे बाद
15-20 मिनट का वो टॉपिक है, हम लोग फंडामेंटल राइट्स की तरफ बढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल में इतना टाइम देने की वजह यह थी कि ये बेसिक कंसेप्ट थे, अगर ये एक बार क्लियर है तो आगे इन्हीं चीजों को बार बार आप रिपीट करेंगे। सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये चीजें आगे चलकर रिपीट होंगी। तो अगर आपका एक बेस बन गया है तो आगे हमको क्या है, कम मेहनत करनी पड़ेगी आपको समझाने में, आप खुद कैपेबल होंगे चीजों को समझने में। और आंसर राइटिंग, जो भी प्रियम्बल से आए हुए प्रीवियस के ईयर के प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं और जितने मेंस के क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व कीजिए। अगर कहीं आसपास आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, सबको एक्सप्लोर कीजिए। जितने भी टेस्ट पेपर मिले इनसे, जितने भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन, आप जाइए सर्च कीजिए और सब सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के दौरान कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम भी आएगी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। आप मेरे पास सेंड कीजिए, ग्रुप में सेंड कीजिए और हम लोग उस पर क्या करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। यही सही तरीका है स्ट्रेटजी पढ़ाई करने का। कल मिलते हैं, थैंक यू।